हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। कल मैंने करवाया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आता है, ई टाउ बाई एम, ठीक है। और रिलेशन आया था हमारा वीना, याद है, वी डी ई एन ए। ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आज हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, दैट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो किस तरीके से ये आते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं हमारे टॉपिक्स के अंदर। तो देखिए, रेजिस्टेंस हमने अभी तक क्या पढ़ा है, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करे। यही पढ़ा है अभी तक आपने कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल की वो विशेषता होती है जो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, the property of material which obstruct कह लो या oppose कह लो, ठीक है। ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। बट अब जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए एक मैंने ये कंडक्टर लिया और इसको एक वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया, वी वोल्टेज, वी पोटेंशियल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी और आई करंट यहाँ से फ्लो करने लग गया। ये तो आपको मालूम चल गया होगा अभी तक कि करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। ओके, इसका एरिया जो है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने एल मान ली। क्लियर है बच्चों? अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, हमेशा फिजिक्स के अंदर जो डेफिनेशन इसकी आएगी कि अगर आप V पोटेंशियल अप्लाई करने पर आपके कंडक्टर में I करंट फ्लो करने लग जाए, ध्यान से सुनना, अगर V पोटेंशियल अप्लाई करने पे, अगर बैटरी में आपने V पोटेंशियल अप्लाई कर दी और उस समय I नाम का करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तो the ratio of potential applied across conductor to the current flow through conductor या flow through is known as रेजिस्टेंस। फिक्स डेफिनेशन है, कभी भी मत भूलना। मान लीजिए अगर यहां मैंने 20 वोल्ट अप्लाई कर दी और इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो करने लग गया, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस आएगा V अपॉन I। ये फिक्स डेफिनेशन है, ठीक है। ओम्स लॉ अलग चीज होती है, कई कहते हैं कि ओम्स लॉ से आता है, ये ओम्स लॉ हटके है टॉपिक, वो अलग करवाएंगे आपको। रेजिस्टेंस यहाँ से आता है, रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में आज डीपली स्टडी में करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको। कि एक कंडक्टर है, उसको वी पोटेंशियल से मैंने कनेक्ट किया है, जैसे ही वी पोटेंशियल अप्लाई की, आई करंट फ्लो किया, तो दोनों की जो रेशियो होगी दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर द गिवन कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पे अगर R 20 है, V अपॉन I दैट इज 20 अपॉन 5 दैट इज 4 ओम, ठीक है। ये इसकी हो गई। अब इसकी यहां से यूनिट बताइए, यूनिट V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को बोला जाता है ओम, ओम ओम ओम, ठीक है, ओम, इसको बोला जाएगा ओम। तो ओम से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन इसका ओम होता है।
क्लियर हो रहा है सब कुछ? बहुत ही सिंपल सिंपल बातें करवाई जा रही है यहाँ पे। डेफिनेशन होगी, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन कह सकते हैं इसको, और यही हमारी प्रैक्टिकल डेफिनेशन, यही काम है हमारे। ठीक है, अब बात आती है कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कारण क्या है रेजिस्टेंस का, कारण क्या है रेजिस्टेंस का। मैंने अभी अभी क्या बताया, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहाव में। करंट कब बनता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। और मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब जर्नल इंट्रोडक्शन करवाया था पूरी डिटेल में, तब आपको बताया भी था मैंने कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, स्पीड जैसे ही बढ़ती है, आगे कोई ना कोई एटम या आयन आ जाता है जिसको हम कर्नल बोलते हैं, उससे टकरा के उसकी स्पीड कम हो जाती है, एज इट जीरो हो जाती है, फिर वो नए मटेरियल, नए पार्टिकल के तौर पे निकलता है, फिर स्पीड बढ़ाता है आगे जाके, फिर उसको टकराव हो जाता है किसी न किसी चीज़ से। तो ये जो बार बार कोलिजन हो रहा है ना कंडक्टर के अंदर, यही तो रुकावट का काम कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही कॉज है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? एक लाइन में सिंपल आंसर क्या है इसका? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद आयंस और एटम्स प्रेजेंट इन कंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का कारण क्या है? रुकावट का कारण क्या है? रुकावट का कारण है बार बार कोलिजन होना इलेक्ट्रॉन का अदर पार्टिकल्स के साथ। गॉट इट? बड़ी सिंपल बात हो रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से वो होता है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम एक रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला और बनाएंगे। ठीक है, पूरे सेकंड यूनिट में आप 3 फॉर्मूले पढ़ोगे रेजिस्टेंस के। एक फॉर्मूला तो ये बेसिक होता है हमारा V/I, एक फॉर्मूला और निकालते हैं यहाँ से, और बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ा काम आएगा हमारे। तो देखिए उसको किस तरीके से करते हैं हम। देखिए कल हमने पढ़ा था, पीछे के दोनों मैं एक बार यूज करूंगा यहाँ फॉर्मूला। हमने पढ़ा था I = VDE/NA, ये आप पढ़ चुके हो। दैट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड VD, ये पिछला टॉपिक था हमारा। यहां पर जो VD है, VD का फॉर्मूला क्या बताया था? E/τ/m, ये भी हमने प्रूव किया था। फिर मैंने E को तोड़ा था, आपको मालूम है E का फॉर्मूला क्या होता है? V/L। अब आप कहोगे ये कहाँ से लिया है जी आप? अरे कितनी बार करवाऊं, सेकंड यूनिट में भी मैंने रिलेशन करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। मैंने बताया था ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल यानी जो बैटरी कनेक्ट कर रखी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आ जाता है उसका फॉर्मूला ये नहीं बनता है, V = D। D डिस्टेंस कितना है? L, तो D की जगह क्या आ गया? L, तो यहाँ से E = V/L आ गया। तो वो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो VD कितनी बन जाती है? E/V/τ/mL। क्लियर? ये हो गई हमारी प्रीवियस बातें। ठीक है, ओके। अब बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है ये। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। या एक काम करते हैं, पहले अप्लाई कर दो, फिर एक साथ ही बता देंगे आपको। ठीक है, ये VD का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देयरफॉर I कितना आ जाएगा? VD की वैल्यू ये E/V/τ/mL, ENA। इसको सोल्व कीजिए जरा। E² V टाउ NA/mL। चलिए अब बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। N is the number of electron per unit volume, या कह सकते हो कि चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
A is the area of cross section, M is the mass of electron, और L के बारे में तो आपको मालूम है, that is the length of conductor। सारे पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। पता नहीं होगा तो इसका मतलब आप रट के कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या क्या फैक्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास, इसको देखो मैं किस तरीके से और मॉडिफाई कर सकता हूं। यहां से क्या है बच्चों कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको I इज इक्वल टू ई स्क्वेयर टाउ एन ए अपॉन एम एल। वी को मैं बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे R का फॉर्मूला बनाना है, और R का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। तो V ये रहा, I ये रहा, V के नीचे I आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। V अपॉन I ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज ml अपॉन n e स्क्वेयर टाउ a, एंड V अपॉन I दैट इज R। ये हम पढ़ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नया R का फॉर्मूला बन के आया है, और इसको ही बोला जाता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस विद द रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी। इसी को बोला जाता है, यही है रिलेशन बिटवीन R एंड रिलैक्सेशन टाइम। अगर पूछा जाए कि भैया रिलेशन बताओ R का रिलैक्सेशन टाइम के साथ, तो आप कहोगे R इनवर्सली वेरी कर रहा है जी। या आपको फैक्टर्स किन किन पे डिपेंड करता है, इनका अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, वो आपको बाद में करवाया जाएगा। पहले सारी बातें आप क्लियर कर लीजिए कि मैंने ये एक और फॉर्मूला बना के दिया है आपको R का, किसके रेस्पेक्ट में, रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। एक फॉर्मूला हमारा बेसिक आया था, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। क्लियर है दो बातें? चलिए अब तीसरे पार्ट पे पहुंचते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई आपके पास एक मटेरियल गिवन है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज होने वाली है नहीं। कॉपर है तो वो कॉपर ही रहेगा, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो भी नहीं चेंज होने वाले, उनका मास भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं। यहां पर m n e स्क्वेयर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी बातें यहां से यहां तक क्या है, ये कांस्टेंट है, सारी की सारी चीजें। ध्यान से सुना, ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो इन पूरे की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, दैट इज R इज इक्वल टू, एक नया वर्ड आया है, ये तीसरा फॉर्मूला बन गया R का। इसी से तीसरा फॉर्मूला बना दिया मैंने। हेयर रो जो है ना, रो किसको माना है मैंने, m अपॉन n e स्क्वेयर टाउ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी को क्या बोला जाता है, कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसी को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है। बट एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे। देखो लेंथ और एरिया को तो मैं चेंज कर सकता हूं, वो तो हमारे ही हाथ में है, लेंथ और एरिया तो हमारे ही हाथ में है, इसलिए लेंथ और एरिया कांस्टेंट नहीं होंगे। सिर्फ कांस्टेंट होंगे तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट होंगी। लेकिन कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये सारी चीजें कांस्टेंट उसी वक्त है जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। इनमें से कुछ एक चीजें देखो, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ ई तो ई रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है, तो ये तो चेंज होंगे नहीं कभी भी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है। बट n and tau will be change when temperature is increased। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें हैं ये, ठीक है। हमने अभी मैंने आपको क्या बताया कि सारी चीजें कांस्टेंट हैं,
तो आप कहोगे इस कांस्टेंट का नाम हो गया रेजिस्टिविटी। तो क्या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है? बिल्कुल है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है उस वक्त। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है। रेजिस्टिविटी के अंदर आने वाले दो फैक्टर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल और ज़्यादा एटम्स टूटेंगे, संख्या और बढ़ेगी। और रिलैक्सेशन टाइम, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे संख्या बढ़ेगी, फटाफट दौड़ेंगे, जल्दी जल्दी टक्कर होंगी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ये दोनों चीज़ें चेंज होंगी, और चेंज होगी तो रेजिस्टिविटी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट उसी वक्त तक है जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, ओके, ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब एन और टाउ पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड कर रहा है ये। तो जो रेजिस्टिविटी है ना, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से देखो, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, इसमें कहीं आपको एल और ए नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, एल और ए। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है ना, does not depend on shape and size, depend on temperature and material। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन पर इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। और मटेरियल, अरे मटेरियल एक कॉपर वायर है, एक एल्यूमिनियम वायर है, तो दोनों में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अलग अलग होंगे, तो उसी को बोलते हैं मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो भाई ये सारी बातें थी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, यहाँ से 3 फॉर्मूले आए हमारे पास। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज एनी प्रॉब्लम कंसल्ट विद मी। मुझे बताएं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये करवाया है। इसके बाद हम देखते हैं मैंने आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले करवाए हैं। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इनके ऊपर हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। कुछ एक न्यूमेरिकल से मेरे पास तो चलिए पहला जो न्यूमेरिकल आता है कि एक वायर है, उसकी लेंथ L गिवन है और उसका रेजिस्टेंस भी R है। इस वायर को स्ट्रेच कर दिया है ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो नया रेजिस्टेंस बताओ। ये आप 10th में कर चुके हो, लेकिन 10th में आपने किस मेथड से किया था? आई होप इसी मेथड से किया होगा कि एक वायर है, ये वायर है, इसकी लेंथ बच्चों L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो आपको मालूम है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल लेंथ ए एरिया, ये क्या होगा? रेजिस्टिविटी। ये किस मटेरियल से बनी हुई है? इसका मटेरियल। ठीक है, अब मैंने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, जब मैं इसको खींचूंगा तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। जैसे आटे की लोई होती है, उसको हम खींचते तो वो पतली होती चली जाती है। यहाँ इसकी लंबाई L है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L। ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। अब जरा देखिए, 10th क्लास के मैथ के मेंसुरेशन चैप्टर में आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि एक मटेरियल है कोई भी, जैसे एक स्क्वायर है, उसको मेल्ट करवा दिया और किसी दूसरी शेप में चेंज कर दिया उसको, तो दोनों की वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी ना, दोनों की वॉल्यूम तो उतनी होगी, मटेरियल तो अलग नहीं लिया ना। तो याद रखना, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम वाला चक्कर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, यानी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। सारे न्यूमेरिकल इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, उसका एरिया A, लेंथ L, इसकी एरिया, इसका एरिया मैं A डैश मान लेता हूँ क्योंकि चेंज तो होगा ही, लेंथ चेंज होगी तो,
और इंटू लेंथ कितनी है 2l। तो आपको मालूम है यहाँ से बच्चों कितना आ गया, एल से एल कैंसिल, तो ए डैश कितना आ गया a/2। एरिया हाफ हो गया लेंथ के इंक्रीज करने पे। तो जैसे इस वायर का रेजिस्टेंस ये है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस में r डैश मान लेता हूँ। रो तो वही है, मटेरियल तो वही है, लेंथ कितनी है 2l, और एरिया कितना हो गया a डैश a/2। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रो l/a एंड r डैश इज इक्वल टू 4 रो l/a। रो l/a कितना है r। तो नया रेजिस्टेंस हमारा कितना आया, पुराना रेजिस्टेंस के 4 गुना बढ़कर। ठीक है, एक और कर लेते हैं। अब थोड़ा सा कंप्रेशन वाला कर लेते हैं। ये मैंने अलोंगेशन का करवाया, एक कंप्रेशन का कर लेते हैं। ये आप थोड़ा सा तो कर चुके 10th में, मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। इसको क्या किया है कि हाफ कर दिया है इसकी लेंथ को। मान लीजिए ये एक वायर है और इसकी लेंथ l है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो l/a, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या किया कि मैंने इसको कंप्रेस किया तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा लाइक दिस, और इसकी लेंथ हाफ हो गई, ये गिवन है, इसकी लेंथ हाफ हो गई, ये गिवन है। ठीक है, तो इसके एरिया पर क्या असर पड़ा, वही वॉल्यूम वाला केस लगाएंगे। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और इसका एरिया मैं मान लेता हूँ a डैश, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ l/2। l से l कैंसिल, तो a डैश कितना आ जाएगा 2a। एरिया हो गया दुगना, लेंथ कम होने पर एरिया बढ़ गया, मोटाई बढ़ गई ना। तो सिंपल सी बात है, इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो मटेरियल वही है, रो l कितनी है l/2, और एरिया कितना है 2a। r डैश कितना आ जाएगा बच्चों रो l/4a, और r डैश इज इक्वल टू रो l/a। रो l/a r होता है, तो r/4। दैट्स ठीक है। तो ये थे आपके, इसका एक शॉर्टकट मेथड और करवा देता हूं मैं फटाफट आपको। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप कोई भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। n इज द नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज। अब जैसे पहला न्यूमेरिकल हमने लिया था, पहले न्यूमेरिकल में लेंथ कितनी हो रही थी, n कितनी हो रही थी दुगनी, यानी 2 टाइम्स। तो n कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो सीधा यहाँ रखो ना, r डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर इंटू r, आ गया ना 4r। डायरेक्ट मेथड, सिंपल। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि लेंथ को हाफ कर दिया था, तो n कितना हो जाएगा हाफ, तो r डैश कितना आ जाएगा n स्क्वायर, यानी हाफ का स्क्वायर इंटू r, दैट इज r/4। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की डीपली स्टडी मैंने करवाई है। ध्यान रखना इस तरीके से रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किन किन फैक्टर्स के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, इन्वर्सली है या डायरेक्टली वेरी करती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लेना मुझसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप क्लियर हो गया और टॉपिक। थैंक यू सो मच।